नमस्कार, काव्य सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखा चित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। आशा है हमें आपका सहयोग और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर दो परम मित्रों की मित्रता में दैनंदिन घटित होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप आने वाले उतार चढ़ावों को दर्शाया है और मित्रता का सच्चा अर्थ समझाया है। पंच परमेश्वर कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं जुम्मन शेख, गांव के जाने माने भद्र पुरुष जो कचहरी के कार्यों में अति दक्ष हैं, और दूसरे हैं उनके परम मित्र अलगू चौधरी, गांव के धनाढ्य सभ्य पुरुष जुम्मन शेख के घनिष्ठ मित्र। तीसरी हैं बूढ़ी खाला, जुम्मन शेख की मौसी, एक ग्रामीण विधवा जिनका जुम्मन के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चौथे हैं समझू साहू, उसी गांव का एक चालाक साहूकार जो परम स्वार्थी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता सारे गांव में चर्चित थी। साझे में खेती, साझे में लेन देन होता था। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन शेख जब हज को गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन पर छोड़ जाते थे। उनमें सिर्फ खान पान का व्यवहार न था और ना ही धर्म का कोई नाता, केवल विचारों में समानता ही उनकी मित्रता का आधार थी। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब जुम्मन के पिता जुमराती दोनों बालकों को शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की खूब सेवा की, उनकी खूब रकबियां अर्थात खाने के बर्तन मांजे और प्याले धोए। अलगू के रहते गुरुजी का हुक्का एक क्षण का भी विश्राम ना पाता था। तो क्या हुआ, जो प्रत्येक बार चिलम भरना अलगू को आधे घंटे तक किताबों से दूर कर देता था। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि शिक्षा पढ़ने से नहीं वरन गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। फिर भी जब अलगू को जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कोई फल न मिला तो अलगू के पिता यह मानकर संतोष कर लेते थे कि कदाचित अलगू के विद्या उपार्जन में ही निष्ठा का अभाव रहा होगा, अथवा शिक्षा उसके भाग्य में ही नहीं है तो कैसे आएगी। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे का यह प्रताप था कि आज आसपास के गांवों में जुम्मन शेख की पूजा होती थी। जुम्मन के लिखे रहननामे और बैनामे पर कचहरी का मुहर्रीर भी कलम ना उठा सकते थे। क्षेत्र का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सभी जुम्मन की कृपा प्राप्ति की आकांक्षा रखते थे। जहां जुम्मन अपनी विद्या के कारण सबके आदर पात्र थे, तो वहीं अलगू का मान सम्मान उनके धन के कारण होता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में अब कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके खाला की मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी, तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराए गए और हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, परंतु रजिस्ट्री पर मोहर लगते ही इन सब खातिरदारियों को रोक दिया गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के तेज और तीखे शब्दों की खुराक भी खाला को देने लगी। जुम्मन शेख भी खाला के प्रति निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही बातें सुननी पड़ती थी, जैसे बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर अर्थात अनुपजाऊ खेती क्या दे दिए, मानो हमें मोल ही ले लिया है, बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती हैं, जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक
पूरा गांव मोल ले लेते आदि आदि। कुछ दिन तक तो खाला ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से इसकी शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी करीमन के गृह प्रबंधन में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपया क्या पेड़ पर फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई यह थोड़ा ही समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो, अर्थात खाला तुम कभी मरोगी नहीं। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे जैसे कोई शिकारी हिरण को अपने जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय पर जुम्मन को कोई संदेह न था। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं, और आसपास के गांव में भला ऐसा कौन था जो जुम्मन के अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो जुम्मन के को शत्रु बनाने का साहस कर सके और उसका सामना कर सके? इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। पग एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी सो निर्णय कराना आवश्यक था। आसपास के गांवों में शायद ही कोई भला आदमी बचा हो जिसके सामने बुढ़िया ने अपने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने ऊपरी मन से हाँ हाँ कह के टाल दिया, किसी ने जमाने को दोष दिया, कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती बुढ़िया की। अब तुम्हें और क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो, तुम्हें खेती बाड़ी से क्या काम है? झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से सफेद बाल देखकर कुछ सज्जनों को इसमें हास्य की विषय वस्तु नजर आई। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घुमाकर अंत में बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी घड़ी भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने या ना आने का हक उनको है। अलगू, यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा, परंतु पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? भले ही मनुष्य के सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति ही लुट जाए तो भी उसे कोई खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर मनुष्य सचेत अवश्य हो जाता है, फिर उस मनुष्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अलगू इस सवाल का उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द अवश्य अवश्य गूंज रहे थे कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से फर्श बिछाकर उस पर आने वालों के लिए पान, इलायची, हुक्के, तमाकू आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु जुम्मन स्वयं अलगू के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब जुम्मन दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। सूर्यास्त के बाद पंचायत शुरू हुई। फर्श पूरी तरह लोगों से भर गया था, परंतु उनमें अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक ओर आग सुलग रही थी और दूसरी ओर बार बार हुक्कों की चिलमें भरी जा रही थी। चारों ओर कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। जब पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद
अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताउम्र रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न भरपेट रोटी मिलती है, न तन भर का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझमें कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई शत्रुओं को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां, किसे सरपंच बनाते हो? अभी सोच लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वो मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई हर्ज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम चले। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी चल रही है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वह बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से झूम उठे, परंतु मनोभावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा के तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधी बुढ़िया खाला को मन ही मन कोस रहे थे। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है। हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतः जुम्मन शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए। खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें ताउम्र खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनमन रहती है, उनमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च कर सकूं। इसके अलावा जायदाद के कागज हिब्बानामा में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अधिकार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी का काम पड़ता था, इसलिए वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है
कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो जायदाद के कागज हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परख की जाती है। यह कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों का ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे कि इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना आवश्यक है। ऐसे सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था जो एक झोंके से धराशायी हो गया। अलगू और जुम्मन में अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आओ भगत ज्यादा करने लगे। मिलते जुलते तो थे वे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन को यही चिंता रहती किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह देर कहाँ। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेकी बदी सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने ही कुछ कर करा दिया होगा। चौधराइन और जुम्मन की पत्नी करीमन ने इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों में खूब व्यंग और अलंकार युक्त वाद विवाद हुआ। जुम्मन ने किसी तरह से शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। वहीं चौधराइन को समझाने के लिए अलगू को बल का प्रयोग करना पड़ा। अब अकेला बैल भला किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। अंत में यह निदान सूझा कि इसे बेच डालना चाहिए। उसी गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल और नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटक 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में जोड़कर दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहराकर बैल को समझू साहू ने अपने द्वार पर लाकर बांध ही लिया। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां जो कुछ सूखा भूसा था सो सामने डाल दिया। बैल जब अलगू चौधरी के घर था तब खूब मौज के दिन कटते थे। बैल को कभी छठे छमाए ही बैलगाड़ी में जोता जाता था। वह खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते हुए चले जाते थे। अलगू के यहाँ बैल राम के साफ पानी और दाल दरिये का अच्छा खासा प्रबंध था।
कभी कभी तो घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी बैल के खरहरे करता, पहुंचता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यहाँ अब आठों पहर की खपत। महीने भर ही में वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही बैल का लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थीं, पर था वह जिद्दी, मार खाना बर्दाश्त नहीं था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर थका जानवर, पैर न उठते थे उसके, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, जिसके चलते साहू जी ने कई बार कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और कोड़े जमाए और फिर बैल को कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचा था। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतः छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहकाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब बुरी खबर सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। नास मिटे ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि हमारे जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की भांति अनाप शनाप बकने लगते, जैसे वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। अलगू, तुमने मुर्दा बैल दिया था और उस पर दाम मांगने चले आते हो। हमारी आंखों में धूल झोंककर सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा मूर्ख समझाए क्या? हम भी बनिया के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू ना समझना। पहले जाकर अपना मुंह धोकर आओ, तब दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीना जोत लेना, और क्या लोगे। अलगू चौधरी का अशुभ चाहने वालों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बड़बड़ाने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धोना आसान न था। एक बार अलगू भी गर्म हो गए तो साहू जी और ज्यादा बिगड़कर लाठी ढूंढने चले गए। तब सहुआइन ने मोर्चा संभाला। प्रश्नोत्तर होते होते बात हाथापाई तक पहुंच गई। शोरगुल सुनकर गांव के भले लोग जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर शांत किया और परामर्श देने लगे कि ऐसे काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय, सूर्यास्त के साथ पंचायत शुरू हुई। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है,
पंचायत का चुनाव, सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको सरपंच बदते हो? अलगू चौधरी ने दीन भाव से कहा कि समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह यह बात ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? अपने उत्तरदायित्व का बोध अधिकांशतः हमारे संकुचित व्यवहारों को सुधार देता है। जब हम राह भटकने लगते हैं तब यही बोध हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। जैसे कुछ नवयुवक युवावस्था में प्रायः उद्दंड होते हैं, उनके माता पिता उनके लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे परिजन अपने पुत्र को कुल कलंक तक समझने लगते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त का उन्मत्त युवक एक धैर्यवान, शांत चित्त और जवाबदेह व्यक्तित्व बन जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के बोध का ही फल होता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपने उत्तरदायित्व का बोध जाग गया। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुख से इस समय जो भी निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों और बदला लेने की भावना का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य से थोड़ा भी विमुख होना उचित नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु इस कारण रियायत भी करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू साहू को हानि हुई। इसके उलट दो महाशय बैल की मूल राशि चुकाने के अलावा समझू साहू को कुछ अतिरिक्त दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर कोई पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता न कर सके। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को अदा करें। जिस वक्त समझू ने वह बैल अलगू से लिया था उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने अर्थात बैल के बदले दूसरा कोई बैल उतने ही समय के लिए देने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल जानबूझकर मारा है, अतः उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले कि यह दूसरा सवाल है, यह पंचायत इस विषय पर निर्णय करने के लिए नहीं की गई थी। तभी झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करें तो उनकी भलमनसी है। अलगू चौधरी खुशी से फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही पंचायत के न्याय पर चारों ओर जय जयकार गूंजने लगी। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति की सराहना करता था। सब कहते कि इसे कहते हैं न्याय, यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर का ही वास होता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपटकर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंचों के शब्द देववाणी होते हैं। अलगू भी रोने लगे। उस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। मित्रों, कई बार हम केवल अपने पक्ष को देखते रह जाते हैं, सामने वाले की स्थिति परिस्थिति का बोध हमें नहीं होता है और हम अपने हृदय के न्यायालय में उसे दोषी मान लेते हैं। परंतु हम स्वयं उन परिस्थितियों में
जब पढ़ते हैं तभी यह जान पाते हैं कि किसी ने वह निर्णय आखिर क्यों लिया था। अतः किसी को भी दोषी मानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हम उसकी जगह पर अगर होते तो क्या करते। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।